सो हेलो गाइज, दोबारा फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है द हब ऑफ नॉलेज। मेरे पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जनरल स्टडीज़ के बारे में पढ़ाने वाला हूं और हमने स्टार्ट किया था इंडियन पॉलिटी हमने स्टार्ट किया था जस्ट रिसेंटली। और हमने वहाँ पे अपना जो पहला चैप्टर है वो उस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो आई थिंक आज ये हमारी 4th क्लास होगी और इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो हमने पढ़ा था, मैंने आपको आइडिया दिया था इंडियन पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस, इस सब्जेक्ट के इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में आइडिया दिया था। और वहाँ से लेकर मैंने आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया था कि कंपनी के जो कुछ भी ट्रेडर्स थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, वो जो ट्रेडर्स थे एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में क्वीन एलिजाबेथ वन से चार्टर लेकर दे गॉट एक्सक्लूसिव राइट इन ट्रेडिंग, एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया वो ट्रेडर्स को मिले थे। और वो कहाँ से उनकी जर्नी फ्रॉम 16 से लेकर स्टार्ट हुई, यहाँ पे हमने देखा था 1764 को बैटल ऑफ बक्सर हुआ और 1765 को उनको दीवानी राइट्स मिले थे। उसके बाद में 1857 का द ग्रेट रिवॉल्ट, उसके बारे में भी मैंने आपको आइडिया दिया था। और वहाँ से लेकर यहाँ से कंपनी रूल था, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपनी रूल था और उसके बाद में आगे वो क्राउन रूल में तब्दील हो गया। सो कहाँ तक, द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 तक, ठीक है। सो कंपनी रूल एंड क्राउन रूल। सो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द एक्ट्स दैट्स वेर इनेक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स, ओके, दैट्स टाइम्स व्हेन दे रूल्ड in our India. So that time, for the better understanding, we have to divide these all acts in two parts. First is company rules and second is crown rule. So guys, company rule में मैंने आपको बताया था, हम पढ़े थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, सेकेंड हम पढ़े थे एक्ट ऑफ सेटलमेंट था 1781 का एंड 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये 3 एक्ट मैंने आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में समझा के बताया था। सो आज हम स्टार्ट करने वाले थे चार्टर एक्ट्स और आज मैं कोशिश करूंगा जो कुछ भी चार्टर एक्ट्स है वो मैं आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझा के बताने की कोशिश करूंगा। सो इसके पहले जो कुछ भी एक्ट्स थे, सो गाइज उनमें आपको कुछ प्रॉब्लम होंगी तो प्लीज़ डू कमेंट, ठीक है। सो आइए हम आज देखेंगे चार्टर एक्ट्स, ओके। सो सबसे पहले चार्टर एक्ट्स में कौन कौन से एक्ट्स आएंगे, कौन कौन से? सेवनटीन 93, 1830, 1833 एंड 1853, ये जो 4 एक्ट हैं, ठीक है, ये पूरे चार्टर एक्ट्स हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1830 एंड सो ऑन। सो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। सो गाइज, चार्टर एक्ट 1793 को जानने के पहले सबसे पहले हमें ये एक्ट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, ये हमें थोड़ा जानना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके लिए हमें इसके पहले जो एक्ट आया था, जो 1786 में एक एक्ट आया था, उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एक्ट आया था 1786 में, इस एक्ट के बारे में हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइज, हमें पता है 1786 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो अब चेंज हुआ था। प्रोसेस क्या हुई आप ध्यान में रखिए, ठीक है। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, वहाँ पे बंगाल, ये एक सुप्रीम गवर्निंग प्रेसिडेंसी थी, इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंसी थी उस समय में। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो चेंज होने वाला था, ठीक है, 1786 में। 1786 के पहले गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? वो था वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद में 1786 को लॉर्ड कार्नवालिस ये आने वाला था। तो जब लॉर्ड कार्नवालिस एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया जाने वाला था, ठीक है, तो इसने क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसने अपनी 2 डिमांड्स रखी। इसने अपने 2 डिमांड्स रखी कि जब तक कि मेरी ये डिमांड पूरी नहीं होंगी तब तक कि मैं ये पोस्ट के लिए आऊँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट की जिम्मेदारी मैं लूँगा नहीं।
ऐसे ही इसने 2 डिमांड्स रखी। ये डिमांड्स पूरी मेरी होंगी तभी मैं ये पोस्ट को हैंडल करने के लिए मैं इंडिया में आऊँगा, ठीक है। सो इसकी वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए, इसकी डिमांड, इसने जो 2 डिमांड्स की थी, इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। कौन सा? 1786 को। 1786 को एक्ट लाया गया, इसकी डिमांड पूरी कर दी गई। उसके बाद में ये आया और ये तकरीबन 1786 से लेकर 1793 तक गवर्नर जनरल रहा बंगाल का। सबसे पहले कौन था? इसके पहले वॉरेन हेस्टिंग था। इसके बाद में ये आया तो इसने अपनी 2 डिमांड्स रखी कि जब तक कि मेरे 2 डिमांड्स पूरी नहीं कर देंगे मैं तो इस पोस्ट के लिए आने वाला नहीं हूँ। सो इसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये एक्ट बनाया गया, इसकी डिमांड को पूरा कर दिया गया। और उसके बाद में कौन आया गवर्नर जनरल बन के? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इसके बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद गवर्नर जनरल बन के बंगाल का कौन आया था, ठीक है। सो ये इतना आइडिया आपको कंफर्म हुआ। इसके बारे में देखिए इसकी डिमांड क्या थी वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। इसकी डिमांड ही मतलब एक्ट ऑफ 1786, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि एक्ट ऑफ 1876 क्या था। फर्स्ट जो कुछ भी लॉर्ड कॉर्नवालिस उसने अपनी 2 डिमांड की। पहली डिमांड कौन सी थी? गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी। अब काउंसिल बोला मैंने तो मैंने आपको बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर था, सिर्फ गवर्नर था, खाली गवर्नर था। उसका नाम मतलब उसका नाम चेंज होके, उसका डेजिग्नेशन चेंज होके गवर्नर जनरल बन गया। तो उस गवर्नर जनरल को एडजस्ट करने के लिए, उसको उसके वर्क में हेल्प करने के लिए, समझिए आप सीधी भाषा में, 4 मेंबर की एक काउंसिल बनाई गई थी, ठीक है। सो ये जो काउंसिल है, अब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें कुछ स्पेशल केसेस में इसको क्या होंगे? ओवरराइडिंग पावर चाहिए थे, ओवरराइडिंग पावर्स। ये तो पहली डिमांड कि उसका मैं कहना चाहूँगा कि मेरी जो काउंसिल है उसमें मुझे कुछ स्पेशल केसेस में क्या चाहिए? ओवरराइडिंग पावर। मतलब उसमें अगर मैं बोलूँगा कि हाँ ये ऐसा है, ऐसा ही होना चाहिए, सो डन, फाइनल। उसके बाद में मुझे किसी की सुननी नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा ओवरराइडिंग पावर, ठीक है। पहली डिमांड ये। सेकेंड डिमांड क्या थी? ही वुड बी अ कमांडर इन चीफ। सेकेंड डिमांड क्या थी? ही वुड बी द कमांडर इन चीफ, मतलब ये कमांडर इन चीफ रहेगा, ठीक है। ये उसकी थी सेकेंड डिमांडर। अब कमांडर इन चीफ मतलब मिलिट्री पावर का जो कुछ भी कमांडिंग पावर है, मिलिट्री को गवर्न करने के लिए, ठीक है, सुपरवाइज करने के लिए जो कमांड थी वो किसके हाथ में होंगी? वो कमांड उसके हाथ में, मतलब गवर्नर जनरल के हाथ में। सो ये 2 डिमांड्स इसने रखी थी। सो गाइज इसकी इस डिमांड को पूरा करने के लिए ये एक्ट लाया गया और उस एक्ट के तहत इसकी डिमांड को एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। और उसके बाद में ये गवर्नर जनरल के पद पर यहाँ पे आ गया। चलो अब तक के हमने देखा कि अब ये पद पर तो आ गया, ठीक है। अब ये गवर्नर जनरल अब ये बन गया, गवर्नर जनरल बन गया। ये कहाँ से रहा? कहाँ से मतलब कब तक रहा? 1786 से लेकर ये आया 1793 तक, यहाँ तक रहा। तो चार्टर एक्ट आया 1793 का। अब देखिए इस चार्टर एक्ट 1793 के फिगर्स जानने से पहले आपको थोड़ा सा ये जो डिमांड क्या थी उसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपने इसको ध्यान में रखकर थोड़ा सा अपने माइंड को प्रेशर दिया तो आपको ये चार्टर एक्ट 1793 का भी पूरा याद आ जाएगा, ठीक है। मतलब कैसे? देखिए यहाँ पे गवर्नर जनरल ने पहली डिमांड क्या रखी थी, आपको पता है कि इसको ओवरराइडिंग पावर होंगे इसको, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये स्टेट नहीं किया गया था इस एक्ट में, ये जो एक्ट है 1786 का, इस एक्ट में ये स्टेट नहीं किया गया था कि आने वाले भी जो कुछ भी गवर्नर जनरल्स होंगे। अब मैं गवर्नर जनरल बन के आया, मैंने 2 डिमांड की, मेरी डिमांड भी पूरी हो गई थी, लेकिन इस एक्ट में ये स्टेट ही नहीं किया गया था कि मेरे बाद भी, मेरे मतलब इसके बाद के भी जो कुछ भी गवर्नर जनरल्स आएंगे उनको भी ये ओवरराइडिंग पावर्स लागू होंगे। ये पहली बात कमी, इसमें एक पहली कमी थी। इस कमी को फुलफिल किया तो इसका पहला फिदर्स हो जाता है, ठीक है। मतलब देखिए चार्टर एक्ट 1793 देखिए, पहला क्या होगा? ओवरराइडिंग पावर,
ये जो ओवर राइडिंग पावर है ये एक्सटेंड किए गए, मतलब किनको, जो कुछ भी आने वाले गवर्नर जनरल थे, आने वाले गवर्नर जनरल किसके बाद में, कॉर्नवालिस के बाद में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद में जो कुछ भी गवर्नर जनरल्स आएंगे इनको भी ये ओवर राइडिंग पावर्स रहेंगे, मिलेंगे। पहला स्टेटमेंट, ठीक है। इससे आपको ये कनेक्शन समझ में आ गया कैसे। तो ओवर राइडिंग पावर जो कुछ भी आने वाले इसके बाद में जो कुछ भी गवर्नर जनरल्स रहेंगे उनको भी अब ये ओवर राइडिंग पावर्स रहेंगे, ठीक है। गवर्नर जनरल्स को भी रहेंगे और जो बॉम्बे एंड मद्रास एंड जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज की जो गवर्नर्स है इनको भी पावर्स मिलेंगे, इनको भी ओवर राइडिंग पावर्स होंगे कुछ स्पेशल केसेस में, ठीक है। अब देखिए ओवर राइडिंग पावर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को भी मिले, ये बंगाल समझिए, और ओवर राइडिंग पावर बॉम्बे मद्रास के गवर्नर्स को भी मिले, मद्रास का एम एंड बॉम्बे का बी एम लिखता हूँ, ठीक है। ये हो गया बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, इन तीनों को क्या मिले, ओवर राइडिंग पावर मिले इस एक्ट के तहत। अब इसका सेकेंड फिगर्स क्या होगा ये पता चलने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, पहला फिगर समझ में है कि ओवर राइडिंग पावर। सेकेंड, अब इनको तीन जो प्रेसिडेंसीज हैं इनको तीनों को क्या मिल गया, ओवर राइडिंग पावर्स मिल गया, मतलब ये तीनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। ये तीनों प्रेसिडेंसीज क्या हो गई, अब इक्वल हो गई। लेकिन हमें पता है जो मेन प्रेसिडेंसीज कौन सी थी, बंगाल की, क्योंकि मेन फंक्शनिंग कहाँ से होती थी, बंगाल की। तो इनमें इन तीनों में से सुपरवाइज कौन रहना चाहिए, बड़ा कौन होना चाहिए, मतलब सुप्रीम पावर किसके हाथ में रहना चाहिए, बंगाल प्रेसिडेंसीज के हाथ में रहना चाहिए ना। तो इसका सेकेंड फिगर्स होगा, चलो अब इसको थोड़ा मोर पावर दे देते हैं, इसको और ज़्यादा पावर दे देते हैं हम। तो ये चार्टर एक्ट में ये लाया गया कि चलो ये जो बंगाल की जो प्रेसिडेंसी है इसको मोर पावर्स दे देते हैं, मतलब इसको ज़्यादा पावर्स दे देंगे इन ये दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका रुतबा बड़ा हो गया। सेकेंड फिगर्स देखिए, इन चार्टर एक्ट द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, यहाँ का जो गवर्नर जनरल है इसको मोर पावर्स दे देंगे, ज़्यादा पावर्स दे देंगे, और ये जो है गवर्नर्स मद्रास के और बॉम्बे के, इनके जो बंगाल है, बंगाल के जो गवर्नर जनरल है, मतलब इस प्रेसिडेंसी के सब ऑर्डिनेटेड इनको लाया गया, इनके पावर कम कर दे और इसको ज़्यादा पावर दे देंगे, ठीक है। यही है सेकेंड फिगर्स, ठीक है। अब देखिए थर्ड फिगर्स क्या है, थर्ड फिगर्स। अब देखिए जो कंपनी थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी जो ट्रेड मोनोपोली थी, ट्रेड मोनोपोली मतलब ट्रेड करने का जो एकाधिकार था, ठीक है। मोनोपोली मतलब ट्रेड करने का जो एकाधिकार था, वो एकाधिकार 20 साल के लिए, इनका जो अधिकार है वो 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। थर्ड फिगर, इस एक्ट का थर्ड फिगर, पहला तो ओवर राइडिंग पावर गवर्नर जनरल को, देन मोर पावर्स किसको दे देंगे, जो गवर्नर जनरल था जो बंगाल का उसको मोर पावर दे देंगे, और ये दो प्रेसिडेंसी से इनको इसके सबऑर्डिनेट ला देगा। एंड थर्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था, ट्रेड का मोनोपोली, उस अधिकार को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, ठीक है। मतलब समझ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कुछ भी मोनोपोली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कुछ भी मोनोपोली थी, ठीक है, मोनोपोली थी, इसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, सॉरी फोर्थ, सो गाइज सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। तो हमने देखा इसका जो थर्ड पॉइंट था, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी वो 20 साल के लिए अब बढ़ा दी गई थी, ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट क्या था, हाँ फोर्थ पॉइंट ये था, जो कमांडर इन चीफ था, मतलब इसकी जो सेकेंड डिमांड थी, क्या थी
कि ही विल बी द कमांडर इन चीफ, मतलब इसके हाथ में मिलिट्री को सुपरवाइज करने के लिए भी पावर चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट इसमें यह ऐड कर दिया गया था इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत कि ये जो कमांडर इन चीफ है ये काउंसिल का मेंबर नहीं रहेगा, ये काउंसिल का मेंबर नहीं रहेगा। कब मेंबर बन सकता है? जब उसकी अपॉइंटमेंट की जाए तो, करने के बाद ही, मतलब अपॉइंटमेंट करने के बाद ही, ओके। ये कमांडर इन चीफ मतलब गवर्नर जनरल, अब यहाँ से गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ के पावर मिले, तो ये काउंसिल का मेंबर कब रहेगा? जब इसकी इस गवर्नर जनरल की काउंसिल ऑफ मेंबर होने के लिए अपॉइंट किया जाए, तब तक कि ये काउंसिल का मेंबर्स नहीं रहेगा। ये तो हो गया फोर्थ। एंड फिफ्थ पॉइंट, हमने देखा था कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, वहाँ पे हमने एक नई बॉडी देखी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और मैंने आपको बताया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि हमने उस एक्ट के फिगर्स में हमने देखा था कि कंपनी के जो फंक्शंस थे वो पॉलिटिकल फंक्शन एंड कमर्शियल फंक्शन दोनों में हमने बाइफर्केट किया गया था, ठीक है। सो कमर्शियल फंक्शनिंग करने के लिए, उसको रन करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी बॉडी थी, हमारे पास एक ऑलरेडी बॉडी थी, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। तो हमने क्या किया था कि जो कमर्शियल फंक्शंस थे वो हमने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को सौंप देंगे कि ठीक है ये कमर्शियल फंक्शन इसको तू संभाल ले, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। लेकिन जो नए फंक्शंस हमने बाइफर्केट किए थे, सेपरेट किए थे, कौन से? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस या फिर पॉलिटिकल फंक्शन जो थे, उनको रन करने के लिए, उनको देखने के लिए हमारे पास कुछ भी बॉडी नहीं थी। तो उनको रन करने के लिए हमने एक नई बॉडी इस्टेब्लिश की थी, उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो कुछ भी मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कौन मेंबर और इसका जो स्टाफ है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स और इसका स्टाफ, इनका जो कुछ भी पेमेंट पानी है, ठीक है, इनका जो कुछ भी पेमेंट पानी देने का है वो कहाँ से देंगे? इंडियन रेवेन्यू से। कहाँ से देंगे? इंडियन रेवेन्यू से, मतलब इंडिया से जो उनको कंपनी को रेवेन्यू मिलता था उसी ही रेवेन्यू से वो अपने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या देंगे? पेमेंट देंगे, जो कुछ भी देने का हो, ठीक है, पेड करेंगे, इंडियन रेवेन्यू से इनको पेड करेंगे। सो दिस इज अबाउट फिफ्थ फिगर्स, ओके। सो आपको समझ में आएगा एक्ट ऑफ 1786, इसमें कौन आया मतलब गवर्नर जनरल बन के कौन आया, उसने क्या डिमांड करी, तो उसको इसकी डिमांड में कुछ कमियां थी, ठीक है। यहाँ पे स्टेट ने किया गया था कि उसका जो ओवरराइडिंग पावर था वो आने वाले नेक्स्ट गवर्नर जनरल को भी रहेंगे, तो यहाँ पे वो ऐड कर दिया गया। ये ऐड करने के बाद अगर तीनों प्रेसिडेंसीज अगर इक्वल हो जाती हैं तो कुछ मतलब नहीं रहेगा भाई, तो किसी को तो सुप्रीम पावर देना पड़ेगा ना। और हमको पता है कि जो बंगाल की जो प्रेसिडेंसीज है तो वो सुपीरियर थी, तो मेन कौन सी प्रेसिडेंसी थी? बंगाल की, तो इसको थोड़ी ज़्यादा पावर दे देंगे, थर्ड पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, ट्रेड करने की मोनोपोली थी, मतलब एकाधिकार। वो एकाधिकार मतलब क्या कि इनके अलावा, क्योंकि इनको तो राइट, इनको क्या मिला था? इनको परमिशन मिली थी एलिजाबेथ 1 से 16 में, इनको ट्रेड करने के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स मिले थे। इनके अलावा कोई और ट्रेडर्स ब्रिटेन से इंडिया में ट्रेड करने के लिए आ नहीं सकता था, ठीक है। तो ये जो कंपनी की मोनोपोली थी, ये मोनोपोली 20 साल के लिए बढ़ा दी गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जो कंपनी है वो फुल्ली पॉलिटिकल बॉडी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं बनी। वो कब बनेगी? इसका लिंक जुड़ा है आने वाले फर्दर एक्ट्स में, आने वाले जो आगे के जो कुछ भी चार्टर एक्ट्स हैं उसमें कैसे कैसे ट्रांजैक्शन होता जाता है, कैसे कैसे कन्वर्ट हो जाती है, ये मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस्टेब्लिश हुई थी वो कैसे एक ट्रेडिंग बॉडी से कैसे फुल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो जाती है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वाले चार्टर एक्ट्स में, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको पूरा समझ में आ गया होगा। काफ़ी कोशिश की है मैंने आपको अच्छे से समझा के बताने की। ये तो जब अब सिर्फ स्टार्टिंग है, आगे आके जैसे जैसे वीडियो बनाते जाऊंगा वैसे वैसे तो कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा और मेरा और बताने का जो तरीका है वो इम्प्रूव हो जाएगा। इसके पहले वीडियो में मेरा थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम था, तो इसका थोड़ा सा जुगाड़ मैंने कर दिया है। सो गाइज फिर भी थोड़ा वॉइस का अगर प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी में अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो कंसिडर कर लीजिए। और गाइज सबसे मेन बात यह है कि प्लीज़
आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। प्लीज़ डू सपोर्ट मी। प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी बताइए, और आपकी जो कुछ भी सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। इम्प्रूवमेंट तो मैं करूँगा ही, ठीक है, जैसे जैसे मैं और वीडियो बनाऊँगा, और इसके बाद में भी मैं आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, आपको और कंटेंट बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। शायद आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब जो हमारा जो चार्टर एक्ट है 83 का, 33 का, 53 का, वो अगले वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा मैं। लेकिन सबसे पहले बात तो ये है कि देखिए, आपको लगता होगा कि इसके बारे में मैं थोड़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ठीक है, आपको लगता होगा ऐसा कि पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है आपको शायद। लेकिन देखिए, ये जो एक्ट है, एक्ट में कुछ आर्टिकल्स रहते हैं, स्टेटमेंट्स रहते हैं। ये स्टेटमेंट रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट जो रहेंगे वो चेंज नहीं होंगे। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अब कैसा हो रहा है यूपीएससी में, मतलब कैसा हो रहा है कि क्वेश्चन बदलने का जो फॉर्म है वो अभी चेंज होता है। तो बेसिक तो आपको आइडिया एक्ट में क्या है ये तो आपको पता होना ही चाहिए। जब आपका ये जो बेसिक आइडिया पता मतलब जो है वो आपको जब पता चल जाएगा, उसके बाद में ही आप इसके बारे में और फर्दर डिटेल्स आप जानने की कोशिश कर पाएंगे, और तभी आपको सब कुछ याद रहेगा अच्छे से। लेकिन बेसिक जो इस एक्ट में क्या दिया है, जो कोर पॉइंट मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट इस एक्ट में एक्चुअल में है क्या, यही आपको पता नहीं रहेगा। और आप बोलेंगे कि मुझे डिटेल में इन्फॉर्मेशन ये कैसे होंगी, और कोई भी टीचर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते हैं, और नहीं भी बताते होंगे, क्योंकि ऐसा इसके बारे में गूगल में अगर हम सर्च करके डालेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं हमको, बहुत सारे। तो उतने सारे पूरी डिटेल में बताना पॉसिबल तो नहीं हो सकता, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और कोई टीचर आपको कहता है कि मेरे वीडियो देखने से अगर आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा एग्ज़ाम, तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ठीक है, ऐसे टीचर्स से कि जो बोलते हैं कि मेरा वीडियो देखने से आपको पूरा ये हो जाएगा। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि मेरे वीडियो देखने के बाद में मैं 100% श्योर हूँ कि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में एक अच्छा खासा एक बेसिक आइडिया नहीं, मतलब एक बेसिक आइडिया अच्छे से आ ही जाएगा। 100% बेसिक आइडिया आपको अच्छे से आ जाएगा। इसके जो कुछ भी टॉपिक्स है, उस टॉपिक्स के बारे में जो कुछ भी रिक्वायर्ड नॉलेज वो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। एक कंसेप्ट आप अच्छे से याद में रखिए। सरकारी नॉलेज लिखा मैंने, क्या लिखा, सरकारी नॉलेज। अब कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करने के लिए हज़ारों लाखों स्टूडेंट हैं। सबसे ज़्यादा बेरोज़गार अगर आपको कहाँ पे मिलेंगे तो वो मिलेंगे लाइब्रेरी में बैठे हुए, ठीक है। अपने इंडिया का जो कुछ भी बेरोज़गार, जो कुछ भी यंगस्टर है, वो आपको लाइब्रेरी में ही मिलेंगे, पढ़ाई करते बैठेंगे। इसके वजह से जो यंग है वो काम नहीं करते हैं, जीडीपी डाउन हो जाता है अपने इंडिया का, ठीक है। तो ये मजाक की बात की मैंने, लेकिन और ये बात झूठ नहीं है, सच है ये बात। सबसे ज़्यादा अगर आपको यंगस्टर आपको मिलेंगे वो आपको लाइब्रेरी में पढ़े हुए मिलेंगे, ठीक है। किसी को बुरा भी लग सकता है। तो वो सब क्या पढ़ते हैं, हर एक बुक्स पढ़ता है। हर कोई लेगा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ेगा। मान के चलिए लाखों करोड़ों जो कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए स्टार्ट करते हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, वो इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। मतलब ये लक्ष्मीकांत मतलब कोई भी बुक रहो, पॉलिटी का जो कुछ भी नॉलेज है हर एक सब्जेक्ट का, वो सरकारी नॉलेज हर कोई पढ़ता है। सरकारी नॉलेज हर एक पढ़ता है। मतलब ये मैं कहता हूँ, उस नॉलेज को मैं कहता हूँ सरकारी नॉलेज, मतलब हर कोई सरकारी नॉलेज पढ़ता है। लेकिन अगर आपको किसी से आगे रहना है, अगर आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना है, तो आपको जो कुछ भी मैंने टॉपिक अभी समझा के बताया समझो, तो उसके बारे में आपको खुद को सर्च करना पड़ेगा किसी नए सोर्स से। आपको ये एक चीज़ आगे लेकर आएंगी, कौन सी चीज़, कि आप सरकारी नॉलेज के अलावा, मतलब हज़ारों लाखों स्टूडेंट जो नॉलेज पढ़ते हैं, उस नॉलेज के अलावा आप खुद कौन सा आपके लिए खुद का एक प्राइवेट नॉलेज आप अपने पास में रखते हो, अपने पास पजेस करते हो आप खुद का, ठीक है। अगर मान के चले कि यूपीएससी ने इस बार ऐसा पैटर्न पूछा, और आपकी भी पढ़ाई आपने जो प्राइवेट पढ़ाई की, आपका भी पढ़ाई का पैटर्न, आपका भी नॉलेज का पैटर्न इस तरह से हुआ, तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सो गाइज, अगर कोई टीचर कहता है कि मेरे वीडियो देखने से आपको एग्ज़ाम निकल ही जाएगा,
सो बी अवेयर, ठीक है। सो गाइज, सो ऐसी बात है, तो आपको खुद को थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, आपको थोड़ा सा अपने खुद के सोर्स से थोड़ा और। मैंने 5 पॉइंट्स बताए, किसी और टीचर ने भी आपको कुछ पढ़ाया, तो आपको आपका प्राइवेट नॉलेज से आपको कुछ सर्च करके इधर उधर से आपको यहाँ पे और 2-4 पॉइंट ऐड कर लेने चाहिए अपने। आप जब पढ़ाई करते हैं ना, तब नोट्स बनाते हैं, तब जाके आपकी पढ़ाई थोड़ी सी अच्छी होंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ज़्यादा कुछ बता तो मैं नहीं सकता हूँ अभी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बताने का प्रयास किया। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे बताइए और सजेशन दीजिए। और फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट मी, मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरी भी हेल्प हो जाएंगी। और कमेंट कीजिए, आप सजेशन दीजिए कि कैसे मैं और बेटर वीडियोज़ बना सकता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव गुड नाइट, थैंक यू सो मच।